आगे बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपको पता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पता है आपको? जो हमारा फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ठीक, और ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ठीक है, यही पूछेगा। हाँ, आगे बात करते हैं। इसके लिए आपको वेक्टर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। वेक्टर के बारे में कुछ पता है तुम लोगों को? थोड़ा बहुत पता है। चलिए देखिए, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर का नाम सुने हो? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? बीच में एक पॉइंट है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज मान लेते हैं Q1, एक पॉइंट चार्ज है। कितना है? Q1 है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर अगर हमको बनाना है तो इसको, इस पॉइंट को क्या किया जाएगा, ओरिजिन से मिलाया जाएगा। ठीक, किसी भी पॉइंट का अगर आपसे पोजीशन वेक्टर पूछे तो उसको क्या करना है, ओरिजिन से मिलाना है। और एरो आप इस पॉइंट की तरफ रखेंगे। ये मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है। ऐसे कोई दूसरा चार्ज भी होगा, मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज है Q2 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसका पोजीशन भी वेक्टर कुछ होगा, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर रहा ये सपोज करेंगे R2। ठीक है, आगे देखिए, अब हमको पता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे बालक, फोर्स लगाएंगे। अच्छा, अगर फोर्स लगाएंगे तो Q1 Q2 पे कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बालक? कितना? इसको मान लेते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, F21। अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो यही लगाएगा। ऐसे ही Q2 भी क्या करेगा, Q1 में फोर्स लगाएगा। किधर? इस डायरेक्शन में। इसको मान लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, F12। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कि भाई F21 है क्या। F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली ऐसे ही F12 अगर मैं लिखूं तो ये है हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अच्छा अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है कि F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का डायरेक्शन चेंज होता है। तो पहले हम बात करते हैं F12 की। तो देखो Q2 Q1 पे जब फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये वाला भी कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा, और इसका मान लेते हैं कि इसका, इनके बीच का जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। Q2 क्या कर रहा है, Q1 में फोर्स लगा रहा है, इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। अब ये डिस्टेंस जो है इसको मान लेते हैं हम R12 वेक्टर। क्या मान लेते हैं? R12 वेक्टर। ठीक है, ये 2 से 1 की ओर है। अब आप देखिए, ये मान लेते हैं अगर पॉइंट O है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर B है, तो आप इन तीनों में से बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। आप पढ़े होंगे ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगल मेथड से पढ़े हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे पता करते हैं कि कौन रिजल्टेंट वेक्टर है, कौन रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है? क्यों, यही क्यों होगा? ये नहीं हो सकता है, या R1 या नहीं हो सकता है, R2 नहीं हो सकता है, R1 और R2 जुड़ जाएगा। देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर A दिया है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर B दिया है इस डायरेक्शन में,
जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यही रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता है। अब एक चीज देखो, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये पता करने के लिए हमको ये देखना होता है, देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हेड हेड से कनेक्ट है क्या, जिधर एरो बना होता है उसको हेड बोलते हैं, जिसका हेड हेड से कनेक्ट है और टेल टेल से कनेक्ट है, तो जिसका हेड हेड से कनेक्ट होता है और टेल टेल से कनेक्ट होता है वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि किसका हेड हेड से कनेक्ट है और टेल टेल से कनेक्ट है, ऐसा कोई लग रहा है? R1। चलिए एक चीज और, ये बात समझ में आई है, तब यहाँ पे R1 क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये बात समझ में आ रही है। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ये R1 जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, ऐसा बोलेंगे। तो आगे देखिए, अब फोर्स की बात करते हैं, F12। क्या लिखेंगे बालक इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R12 वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे R का स्क्वायर होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर करते हैं, हमने वहां पे R मैग्नीट्यूड होता है, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, मॉड में लिख दिया है। अच्छा अब एक चीज देखो, मैग्नीट्यूड मॉड में लिखेंगे मतलब हमको मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे ये फोर्स है, अभी ये वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो किसी भी चीज को फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ आइडिया है? फोर्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ये तो केवल हमको मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है अभी। अच्छा अच्छा, जैसे देखो मान लेते हैं कि फोर्स यहाँ दिया हुआ है आपको 3 न्यूटन, तो ये क्या दिया गया है, केवल मैग्नीट्यूड दिया है कि इसमें डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं? तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ एरो लगा, यहाँ ऊपर लो लगा दिया, अब बताओ डायरेक्शन किधर, क्यों अपने मन से ऐसे ही? चलिए अभी यहाँ 3 केवल मैग्नीट्यूड दिया गया है, अगर मैं इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तब ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं 3 आई कैप लिख दिया, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, किधर होता है, एक्स डायरेक्शन में। अब तुम लोग कहोगे कि हाँ अब ये वेक्टर के फॉर्म में चेंज हो गया, अब आप बोल सकते हैं कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो डायरेक्शन बताने लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसको भी हमको वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना है तो लिखेंगे वेक्टर F12। अब यहाँ हमको किसी ने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ यूनिट वेक्टर R12 कैप से मल्टीप्लाई करें, यूनिट वेक्टर लिखने के लिए ऊपर कैप लगाते हैं, ठीक है, R12 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे देखिए अगला स्टेप, लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R12 का स्क्वायर इनटू, अच्छा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है पता है? जैसे एक वेक्टर A है हमारे पास, इसका यूनिट वेक्टर अगर लिखना है तो क्या ऐसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर A, उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। उसी वेक्टर में अगर हम उसके यूनिट वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। तब आगे देखिए ऐसे ही R12 कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 अपॉन मॉड R12 लिख सकते हैं। अच्छा अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए तो आगे लिखेंगे वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अच्छा देखो ये मॉड R12 स्क्वायर है, यहाँ एक और आ गया मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो R12 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू वेक्टर R12 लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब R12 की बात करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर मेथड में आपको पता चला है कि जो हमारा R1 है यही क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है,
तो R1 है यही क्या काम कर रहा है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का काम कर रहा है। अगर R1 हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो देखो R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वेक्टर R2 प्लस R12 वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां से बताइए R12 वेक्टर की वैल्यू कितना, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर यही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करते हैं, किया जाए तो F12 देखिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन, अब देखो क्या करना है, यहाँ है R12 को क्या लिखना है, R1 माइनस R2, तो मॉड R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा Q इंटू, यहाँ क्या करना है R12 को यहाँ क्या लिखेंगे R1 माइनस R1, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। डेरिवेशन आपको बोर्ड में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिमिलरली ज्यादा नहीं 2 से 3 नंबर में। सिमिलरली अगर ऐसे ही हमको F21 वेक्टर निकालना रहा, वेक्टर F21 अगर निकालना रहा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड, अब यहाँ R1 माइनस R2 था, यहाँ R2 माइनस R1 कर दीजिए, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 टू द क्यूब इनटू R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए मिल गया दोनों फोर्स, नोट करिए। समझ में आया इसमें कोई दिक्कत? सर R2 माइनस R1 R1 माइनस R2 एक ही होता है क्या? अलग अलग होता है, अलग अलग। इसको मोड फॉर्म लिखे हुए हैं, इसको इसी को R12 पर कहाँ मॉड में लिखे हैं, ये Q1 अपॉन Q2, हाँ ये क्यों मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे, किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसको मॉड में रखा जाता है।
चलिए आगे देखिए तो सर जब उसको कोई चीज को मॉड में मतलब चेंज करना हो तो क्या बताया था, मतलब कि उसी जो वेक्टर दिया उसी से नीचे क्या मैग्नीट्यूड लगा देंगे। उसको मॉड में रखा जाता है मैग्नीट्यूड के लिए। वेक्टर पढ़ोगे नहीं तुम लोग 11th में? अलग से अलग पांच से पढ़े तब कैसे आएगा बताओ, तब कैसे सीखोगे? तो उसके बाद स्टार्ट किया मतलब खाली कोडिंग के बेसिस से गूगल है हमको तो पढ़ा नहीं। चलिए ठीक है, देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके तीनों वर्टेक्स पे हम कुछ चार्ज रख रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है, ठीक। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल है। तो ये पॉइंट सपोज करते हैं A है, ये पॉइंट हमने सपोज किया A पॉइंट, और ये B पॉइंट, और ये C पॉइंट, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, तो फाइंड एट पॉइंट A। तो आपको A पे बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। X क्या है? बाहर X क्या है? एक्स मैंने ना जैसे F1 जो उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है सर अंडर 3 अंडर रूट x है। अब X है क्या? X हमने कुछ दिया है इसमें? कितना X कितना है? X की वैल्यू क्या लिखे हो? x की वैल्यू 1/4 epsilon naught q1 पर q2 upon a square। Q1 Q2 कहाँ आया? वही q1 सर नेट फोर्स A पे x रूट दिया है। X रूट X क्या है पता नहीं। x पता है सर, वही अरे नहीं सर पता क्या है सर, जो FB आया है FC आया उसी को हम लोग x मानेंगे और फिर इतना यहाँ सर आ गया सही है पता है 1/4। चलिए देखिए क्या होगा। ठीक है ठीक है। अब देखिए पॉइंट ए पे पूछा है, पॉइंट ए पे किस तरीके से फोर्स लगेगा। एक तो बी पे जो है यहाँ फोर्स लगाएगा, इधर इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं एफ बी, ठीक है।
ऐसे ही एक फोर्स और लगेगा जो कि सी पे है, ये इस पे लगाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर बालक, इस डायरेक्शन में एफ सी। ठीक है। ऐसे एफ बी की वैल्यू अगर हम चाहें, देखिए कितना होगा, एफ बी कितना होगा बालक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू क्यू करेंगे, दोनों सेम है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर होगा। ऐसे एफ सी अगर निकालना है तब क्या करेंगे बालक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चार्ज सेम है, तो क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये अब हमको फोर्स पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तब इनको डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते हैं, अब इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा। तो मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट जब भी होगा कहीं यही होगा, कितना एफ रहा, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट जो है एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना होगा बालक, ये एंगल 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना 1/2, तो लिखेंगे एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा तो क्या मिला, एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी इंटू, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए, थोड़ा इसको इजी कर सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन को, ये दोनों सेम है क्या, एफ बी और एफ सी क्या है, सेम है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई चलिए एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, आप लोग एक्स माने हैं, चलिए मैं भी एक्स ले लेता हूं फिर। ठीक, अगर ऐसा करते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट एफ बी एक्स स्क्वायर, एफ सी भी क्या है एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक्स अंडर रूट 3, ये एफ इज इक्वल टू आ गया। ठीक, अब x की बात करते हैं। अब देखिए x कितना रहा बालक, x कितना है, या तो FB या FC के बराबर है, तो FB के या FC के बराबर कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू सॉरी तो F इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 3, ये आता है हमारा नेट। हो गया है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, इसके तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखते हैं हम लोग, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, सभी जगह चार्ज, यहाँ Q, यहाँ पे Q लेंगे, यहाँ पे माइनस Q ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस Q। ठीक है, ये फिर से हमारा पॉइंट A रहा, ये B रहा और ये C रहा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, अब सभी साइड A रहेंगे, तो फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स ए पे बताना है आपको, फिर से नेट फोर्स कितना होगा।
सर यहाँ पे -2 में इफेक्ट नहीं करेगा ना, नहीं। माइनस का डायरेक्शन में बताएगा। प्लस या माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ हमको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, पॉइंट ए पे कहां कहां से फोर्स लग रहा है। एक तो ये चार्ज लगाएगा जो बी पे है, एक ये चार्ज लगाएगा जो सी पे है। बी पे जो चार्ज है इस पे फोर्स किधर लगाएगा बालक, इस डायरेक्शन में, ये कितना एफ बी, ठीक है। ऐसे सी पे जो चार्ज है, अब ये देखो निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये क्या रहेगा एफ सी, ठीक है, ये एफ सी फोर्स रहा। तो फिर से हम पहले एफ बी और एफ सी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एफ बी देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ सी क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इनका, इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज में यहाँ पर देखो अगर माइनस क्यू है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ वो क्या बताएगा, इस फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि इनके बीच रिजल्टेंट निकालना है, एफ बी और एफ सी के बीच। तो इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं कहीं ये रहा एफ, इसके बराबर रहा एफ के बराबर रहा, तो उसके लिए हमको ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा 120, ठीक है, ये एंगल रहा 120। तो फॉर्मूला लिखेंगे रिजल्टेंट का, तो एफ इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट क्या, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी इंटू एफ सी इंटू कॉस 120, ठीक है। अब कॉस 120 कितना होता है भाई, वही होता है 1/2 होता है। तो एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी इंटू एफ सी, ये कितना होगा कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए कॉस 120 की वैल्यू अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे कॉस 120, देखो क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब तुम लोग कभी पढ़े रहे होगे कि भाई कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितना होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहां देखो थीटा की जगह क्या हो गया है 30 डिग्री हो गया है, कॉस 90 प्लस 30 क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 30, यही लिखेंगे। अब साइन 30 कितना 1/2, यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस 1/2, कॉस 45 1/√2 होता है। वो तो याद होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक आपको याद करना होता है। 47 नहीं, तो जाकर तुमको याद करना होगा, ठीक है। सारा वैल्यू निकल जाता है, आपको जाके याद करना होगा, जाके देख लीजिएगा। हमको फिलहाल ये सब जो जरूरत है उसकी बात करते हैं, ठीक है। 47 35 क्या करोगे निकाल के, उनको जरूरत थोड़ा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो दिया रहेगा वो सब वैल्यू, 0 से 90, 0 30 45 60, ये सब चीजें आपको नहीं दिया रहता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर वैसा कुछ आता है उसके अलावा तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए तो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। तो ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या एफ बी इंटू एफ सी। तो हम फिर से यहाँ सपोज करते हैं कि भाई जो एफ बी है वो किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल है।
अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, तो f इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट क्या बालक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा x, और x की वैल्यू कितना, या तो fb के बराबर होगा या तो fc के बराबर होगा, कोई वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a स्क्वायर।